उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। हजार वर्षों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में निवास करने वाली विभिन्न जनजातियों तथा खाना बदोशों के बारे में समझने तथा उनका वर्णन करने में, समाज में उनकी भूमिका तथा जाति आधारित समाज में उनके सम्मिलित हो जाने की प्रक्रिया को समझने और उसका वर्णन करने में, खाना बदोशों या बंजारों के जीवन तथा उनके जीने के तरीकों को समझने में, गोंड तथा अहोम जनजातियों के अस्तित्व को समझने और उसका वर्णन करने में, बड़े शहरों के परे जनजातीय समाज। हजारों सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत से हिस्सों में समाज वर्णों के आधार पर बटा हुआ था। ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए समाज की इन विभाजन रेखाओं को शासकों की सहमति प्राप्त थी तथा इनके कारण अमीर गरीब के बीच असमानता और बढ़ी। दिल्ली सल्तनत तथा मुगलों के अधीन सामाजिक वर्गों के बीच की खाई और गहरी हो गई। इसी काल में इस उपमहाद्वीप में एक जनजातीय समाज अस्तित्व में था। ये वर्ण विभाजन अपने सामाजिक नियमों तथा रीतियों के अनुसार संचालित नहीं था, न ही ये बहुत से असमान वर्गों में विभाजित था। अपनापन या नातेदारी के संबंध या अपने कबीले यानी कुल के प्रति वफादारी प्रत्येक जनजाति के सदस्यों को एक दूसरे से आपस में बांध कर रखती थी। कबीले का मतलब परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जो एक ही पूर्वज के वंशज होने का दावा करते हैं। जहां अधिकांश जनजातियां आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थीं, कुछ शिकारी संग्राहक तथा चरवाहे भी थे। ये कबीले अपने इलाके के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन करने के लिए इस प्रकार की मिश्रित गतिविधियों में भागीदारी करते थे। ये खाना बदोश जनजातियां एक से दूसरे स्थान पर घूमती रहती थीं। जनजातीय समूह भूमि तथा चारागाहों पर सामूहिक या संयुक्त रूप से नियंत्रण रखते थे तथा इसी नियम के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। वन, पहाड़, मरुस्थल तथा दुर्गम इलाके इनके निवास स्थान थे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित समाजों से टकराव के बावजूद ये जनजातियां अपनी आजादी को बरकरार रखने तथा अपनी अनोखी यानी अलहदा संस्कृति को बनाए रखने में कामयाब रहीं। बहुत सी जरूरतों के लिए इन जनजातियों तथा जाति आधारित समाजों की एक दूसरे पर निर्भरता के कारण समाज में एक बदलाव देखने को मिला। जनजातीय लोग कौन थे? आज इतिहासकार जनजातीय लोगों के समृद्ध रिवाजों तथा मौखिक परंपराओं के आधार पर उनका इतिहास लिखते हैं। 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में खोखर पंजाब की प्रभावशाली जनजाति हुआ करती थी। बाद में गख्खरों का प्रभाव भी बढ़ा। गख्खरों के एक मुखिया कमाल खान को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। लंगाह तथा अरगुन मुगलों द्वारा पराजित किए जाने से पहले क्रमशः मुल्तान तथा सिंध की शक्तिशाली जनजातियां थीं। उत्तर पश्चिम की एक महत्वपूर्ण जनजाति बलूची अलग अलग सरदारों के अंतर्गत कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। गड्डियों की गरड़िया जनजाति पश्चिमी हिमालय में निवास करती थी। 12वीं शताब्दी में आज के बिहार
तथा झारखंड प्रदेश में चेर सरदारशाही प्रभावशाली हो चुकी थी। यद्यपि अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेरों को हराकर उन्हें बुरी तरह लूटा था, लेकिन उन्हें पूरी तरह कभी अधीन नहीं किया जा सका। औरंगजेब की सेनाओं ने चेरों के कई किलों पर अधिकार कर लिया तथा इस जनजाति को पराजित कर दिया। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर भाग में नागा, अहोम तथा बहुत सी अन्य जनजातियां निवास करती थीं। मुंडा तथा संथाल जनजातियों की बिहार तथा झारखंड क्षेत्र, उड़ीसा तथा बंगाल में मजबूत पकड़ थी। कोली, बेराद तथा अन्य जनजातियां महाराष्ट्र की पहाड़ियों तथा कर्नाटक में प्रभाव रखती थीं। कोली जनजाति के लोग गुजरात के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते थे। कोरागा, वेतर, मारवार तथा अन्य जनजातियों की बड़ी आबादी दक्षिण के प्रदेशों में निवास करती थी। भीलों की खासी बड़ी आबादी पश्चिमी तथा मध्य भारत में बसी हुई थी। 16वीं शताब्दी का अंत आते आते कुछ भील खेतीहर किसान तथा कुछ जमींदार बन गए, जबकि कुछ शिकारी संग्राहक बने रहे। खाना बदोश तथा घुमंतु लोग कैसे रहते थे? खाना बदोश चरवाहे दूध तथा अन्य पशुचारी उत्पादों पर जीवन यापन करते हुए अपने पशुओं के साथ लंबी दूरी तक घूमते थे। वे खेतीहर किसानों से अनाज, कपड़ों, बर्तनों तथा अन्य वस्तुओं के बदले ऊन, घी इत्यादि का आदान प्रदान करते थे। घूमते हुए वे लोग इन वस्तुओं की खरीद बिक्री कर उन्हें अपने पशुओं पर लादकर एक से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे। व्यापारी खाना बदोशों में सबसे अहम बंजारा समुदाय के लोग थे। वे टांडा कहे जाने वाले कारवां में यात्राएं करते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अनाज को नगर बाजारों तक पहुंचाने के लिए बंजारों पर ही निर्भर थे। बंजारे 17वीं शताब्दी के पूर्व में पीटर मंडी नामक एक अंग्रेज व्यापारी ने भारत की यात्रा की। उसने बंजारों के जीवन का वर्णन कुछ यूं किया है। बंजारे अपने साथ साथ अपनी पत्नियों, बच्चों तथा घरेलू सामानों के लिए फिरते थे। उनके पास बैल थे जिन्हें कभी कभी व्यापारी भाड़े पर ले लिया करते थे, किंतु आमतौर पर वे लोग स्वयं व्यापारी होते थे। वे जहां सस्ता अनाज होता वहां से खरीदकर उसे उन जगहों पर बेच देते जहां उन्हें उसका अधिक मूल्य मिलता। आरामदेह मौसम में एक टांडे में 600 से 700 लोग प्रतिदिन 6 से 7 मील की दूरी तय करते थे। बहुत सी पशुचारी जनजातियां मवेशियों और घोड़ों का पालन कर उन्हें संपन्न लोगों को बेचती थीं। विभिन्न जातियों के छोटे छोटे फेरी वाले गांव-गांव घूमकर रस्सियां, सरकंडे की बनी वस्तुएं, फूस की चटाइयां और मोटे बोरे जैसी चीजें लोगों को बेचा करते थे। अलग अलग जातियों के तमाशबीन भिन्न नगरों तथा गांवों में अपनी कला का प्रदर्शन कर कमाई किया करते थे। बदलता हुआ समाज, नई जातियां और वर्गीकरण यानी श्रेणियां। अर्थव्यवस्था के प्रसार तथा समाज की जरूरतों के कारण नए कौशल यानी हुनर वाले लोगों की मांग बढ़ी। वर्णों के बीच उपजातियां यानी छोटी छोटी जातियां बन गईं। उदाहरण के लिए
ब्राह्मणों के बीच जातियों का एक नया वर्ग पैदा हो गया। बहुत सी जनजातियां सामाजिक समूह तथा लोहारों, बढ़ई, राजमिस्त्री जैसे विशेष कौशल वाले कारीगरों इत्यादि को भी जातियों के रूप में मान्यता मिल गई। पूर्व में जनजातियां रहे हून, चंदेल, चालुक्य तथा अन्य कबीलों को राजपूतों का दर्जा मिल गया। ये नए उभर रहे कबीले 11वीं और 12वीं शताब्दियों तक ताकतवर होकर उभरे तथा विशेषकर कृषि के क्षेत्र में उन्होंने पुराने शासकों को प्रतिस्थापित कर दिया। ये विकसित समाज का आरंभ था, जहां शासक धन की शक्ति से शक्तिशाली राज्यों का निर्माण करते थे। राजपूत कबीलों के शासक वर्ग में परिणत हो जाने की घटना ने अन्य जनजातियों को भी प्रेरित किया। ब्राह्मणों के सहयोग से बहुत सी जनजातियां जाति प्रथा का अंग बन गईं। तथापि कुछ ही अग्रणी जनजातीय परिवारों को शासक वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार मिला। उनमें से अधिकांश को निम्नतर जातियों के रूप में ही जाति आधारित समाज में सम्मिलित होना पड़ा। पंजाब, सिंध तथा उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर रहने वाली कुछ एक सर्वाधिक प्रभुत्वशाली जनजातियों ने बहुत पहले ही इस्लाम धर्म अपना लिया था। उन्होंने पूरी तरह जाति प्रथा को खारिज कर दिया था। गोंड एक विशाल वनाच्छादित क्षेत्र गोंडवाना, जिसका अर्थ गोंडों द्वारा बसने योग्य देश था, गोंड जनजातियों का घर था। गोंड लोग स्थानांतरीय कृषि अर्थात स्थान बदल बदल कर खेती किया करते थे। ये विशाल जनजाति छोटे छोटे कुलों में विभाजित थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत के अवसान के समय कुछ बड़े गोंड राज्य अपेक्षाकृत छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। गढ़ कटंगा के गोंड राज्य का जिक्र अकबर के शासनकाल का इतिहास कहे जाने वाले अकबरनामा में भी आता है। अकबरनामा के अनुसार उस राज्य में 70,000 गांव थे तथा वहां केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। निर्भीक गोंड रानी दुर्गावती ने 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में किए गए मुगल आक्रमण का वीरतापूर्वक सामना किया था। राज्य को बचाने की चेष्टा में वीर रानी तथा उसका पुत्र दोनों ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। जंगली हाथियों को पकड़कर अन्य राज्यों को निर्यात करने के कारण गढ़ कटंगा को भारी आय होती थी तथा एक समृद्ध राज्य बन गया था। मुगलों ने गोंडों को पराजित कर बेशकीमती सिक्कों तथा हाथियों सहित बड़ी मात्रा में लूट का माल हथिया लिया था। इस पराजय के बाद गढ़ कटंगा एक कमजोर राज्य बनकर रह गया, किंतु कुछ समय तक इसका अस्तित्व कायम रहा। जल्दी ही उन्हें अधिक शक्तिशाली बुंदेलों तथा मराठों से युद्ध करना पड़ा, जिसमें वे असफल रहे। अहोम अहोम आज के म्यांमार से 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में जाकर बसे थे। उन्होंने भुइयां यानी जमींदारों की युगों पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन कर अपना राज्य स्थापित किया था। उन्होंने चुटियों अर्थात 1523 तथा कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया तथा 16वीं शताब्दी में अन्य जनजातियों को अपने अधीन कर लिया। 1530 में ही आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग कर वे बड़ा राज्य स्थापित करने में सक्षम रहे। 1660 के दशक तक उन्होंने
उच्चस्तरीय बारूद तथा तोपें बना लीं। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में हुए हमले में मुगलों के हाथों उनकी हार हुई। जीत जाने के बावजूद मुगल इस क्षेत्र को बहुत लंबे समय तक अपने नियंत्रण में नहीं रख सके। अहोम राज्य में बेगार मजदूरी नामक एक प्रणाली चलन में थी। उसके तहत बारी बारी से हर गांव को राज्य हेतु श्रमदान करने के लिए पाइकों अर्थात मजदूरों की एक निश्चित संख्या भेजनी पड़ती थी। सघन आबादी वाले इलाकों से लोगों को विरल आबादी वाले इलाकों में भेजा जाता था। इससे अहोम कुलों के टुकड़े होते चले गए। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अहोम जनजाति एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आई। युद्ध के दौरान वयस्क पुरुषों को सैन्य सेवा में बहाल किया जाता था। शांति काल में उन्हें बांधों, सिंचाई प्रणालियों तथा अन्य सार्वजनिक कामों में लगाया जाता था। दस्तकार मुख्यतः पड़ोसी राज्यों से अहोम राज्य में आए। अहोम जनजाति के लोगों ने चावल की खेती के नए तरीकों पर अमल किया।